अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं सीए फाइनल के इसका सब्जेक्ट का मेमोरी मंत्र। ये मेमोरी मंत्र क्या है, यहाँ पर हम लोग इसका सब्जेक्ट को क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में कवर करेंगे। पूरी तरह से इसका सब्जेक्ट को हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में जानेंगे। इसको आप स्कैनर वीडियो या फिर क्वेश्चनेयर वीडियोस भी बोल सकते हो। यहाँ पर हम लोग क्या कवर करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सारे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन आंसर, आरटीपीज के क्वेश्चन आंसर जो कि आपके रिसेंट सिलेबस के हिसाब से रिलेवेंट है, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर और सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। इसके अलावा जहां से अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी कि अदर एक्सपेक्टेड एरिया जो आपके सिलेबस को कवर करता है, वहां पर भी मैंने क्वेश्चन फॉर्म करके आपको सारे आंसर बताने हैं इन वीडियोस में। यह आपके एग्जाम में 17 और उसके बाद के लिए एप्लीकेबल वीडियोस रहेगा पूरी तरह से, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि May 17 के बाद अगर सिलेबस में कुछ चेंज नहीं आता है तो चलिए हम लोग यहां पर शुरू करते हैं सीए फाइनल के इसका सब्जेक्ट का क्वेश्चनेयर, जिसको आप स्कैनर के नाम से भी जान सकते हो। इन वीडियोस को मैं फास्ट ट्रैक मोड के मैनर में बताऊंगा, एफटीआर के मैनर में बताऊंगा। एफटीआर मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर मैं कुछ लिखने लिखाने का झंझट नहीं करूंगा। अगर आपको जो कुछ भी लिखना हो, मार्क करना हो, ठीक है, या अंडरलाइन करना हो, तो आप पॉज बटन का इस्तेमाल करोगे। इन वीडियोस के आंसर को मैं आपके स्टडी मटेरियल से करवाने के लिए जा रहा हूं, इसीलिए इन वीडियोस को सुनते वक्त में आप स्टडी मटेरियल से चीजों को एक बार रीड आउट कर लो तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आपने हमारी फास्ट ट्रैक रिवीजन की वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से सुनी हुई है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। तो उम्मीद है कि इन वीडियोस को सुनते वक्त में आपने इससे पहले एक बार एफटीआर से अच्छे तरीके से पूरे इसका को कवर किया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहां पर क्वेश्चन और आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है? चैप्टर नंबर 1 का नाम है कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जैसा कि चैप्टर नंबर 2 पे इंफॉर्मेशन सिस्टम पर हमारा विशेष फोकस होगा। फिलहाल हम लोग यहां पर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट किस चीज के रिस्पेक्ट में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है आपका नवंबर 14 और 15 में क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। गवर्नेंस, एंटरप्राइज गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आईटी गवर्नेंस क्या होता है, इन सब टर्म से हमारा क्या मतलब होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है गवर्नेंस क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको कहानी सुनाई थी, गब्बर सिंह, ये सरदार गब्बर सिंह है, साउथ की बहुत अच्छी मूवी है, आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सरदार गब्बर सिंह एक बार क्या किया, वो ग्रीक गया। कहां पर गया? ग्रीक गया। ये कौन है? सरदार गब्बर सिंह है। तो जब ये सरदार गब्बर सिंह ग्रीक गया तो वो स्टेयर्स से, ठीक है, इसको हम लोग स्टेयर्स को क्या बोलेंगे? स्टीयर बोलेंगे, ठीक है। स्टीयर से वो छत पे चला गया। जब छत पे चला गया तो देखा कि ये पुराना वाला गब्बर सिंह जो है वो ईडीएम चिल्लाते हुए छत से जंप कर गया। ईडीएम चिल्लाते हुए छत से जंप कर गया। इस सरदार गब्बर सिंह को समझ में ही नहीं आया कि ये गब्बर सिंह छत से जंप क्यों कर गया, ठीक है। तो सीढ़ियों से जब ऊपर गया छत के ऊपर तो देखा कि ये ईडीएम चिल्लाते हुए छत से जंप कर गया, ठीक है। तो यहां पर हमारा गवर्नेंस का मतलब है इस कहानी में छुपा हुआ। गवर्नेंस ग्रीक के वर्ड गबर से बना हुआ है। गवर्नेंस ग्रीक के वर्ड गबर से बना हुआ है। गबर का मतलब होता है टू स्टीयर, टू स्टीयर, ठीक है। तो जहां पर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहां पर आप किसी को अपना काम डेलीगेट करते हो, ठीक है, वहां पर क्या होता है? गवर्नेंस का जन्म होता है। तो स्टीयर का मतलब यही हुआ कि जब आपके ऊपर के लेवल के लोग आपको काम डेलीगेट करते हैं और उसका वो रिव्यू करते हैं, या फिर रिव्यू करने का मीन्स एंड मैकेनिज्म कुछ होता है, तो उसको हम लोग टू स्टीयर बोलते हैं। इसी स्टीयर वर्ड से स्टीयरिंग कमिटी बनी हुई है। ऑडिटिंग में आपने एक पढ़ा होगा पीयर रिव्यू। तो पीयर रिव्यू क्या था? पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। जब आपके बराबरी के लोग आपके काम को रिव्यू करते हैं तो उसको पीयर रिव्यू कहा जाता है। इसी तरह गवर्नेंस का मतलब सीधे शब्दों में बोल सकते हो स्टीयर रिव्यू, जो कि ग्रीक के वर्ड गबर से बना हुआ है। तो यहां पर ईडीएम कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो गवर्नेंस का मतलब यहां पर क्या होता है? गवर्नेंस एक मीन्स एंड मैकेनिज्म होता है। किसके लिए मीन्स एंड मैकेनिज्म होता है? स्टेक होल्डर लोगों के लिए। स्टेक होल्डर में जैसा कि आपको पता है कि न केवल शेयर होल्डर्स, बाकी हर प्रकार के लोग आ जाते हैं जो कि एंटरप्राइज में जिसका हित छुपा हुआ है, जिसका इंटरेस्ट छुपा हुआ है। तो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस एक मीन्स एंड मैकेनिज्म है। क्या है गवर्नेंस? एक मीन्स एंड मैकेनिज्म है जो कि मल्टीपल स्टेक होल्डर लोगों को इनेबल करता है
क्या इनेबल करता है कि वो बहुत सारे ऑप्शन को इवैल्यूएट कर सके, इसे इवैल्यूएट कर सके, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ऑप्शन को डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट कर सके, उसी हिसाब से डायरेक्शन सेट कर सके और इंटरप्राइज में मैनेजमेंट वगैरह लोग जो हैं वो ठीक से डायरेक्शंस का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस बात को मॉनिटर कर सके। ठीक है, यानी कि जहां पर अकाउंटेबिलिटी शेयर की जाती है वहां पर गवर्नेंस का जन्म होता है। ठीक है, तो गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? गवर्नेंस जो है वो ग्रीक के गबर वर्ड से डिराइव हुआ है। गवर्नेंस एक सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम जो कि मींस एंड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? किसको प्रोवाइड करता है? स्टेक होल्डर लोगों को प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? ताकि वो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर सके, उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन सेट कर सके और उनके डायरेक्शन का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात को मॉनिटर कर सके। अगला पॉइंट आता है हमारा इंटरप्राइज गवर्नेंस क्या होता है। तो इंटरप्राइज गवर्नेंस क्या होता है? जो बोर्ड के लिए आपके जो हर कंपनी में जैसा कि आपको पता है बोर्ड होता है। ठीक है, तो बोर्ड के लिए जो सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब और प्रैक्टिसेस का सेट होता है, ये क्या होता है? इंटरप्राइज गवर्नेंस एक सिस्टम होता है जिसमें कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस का सेट बताया जाता है। ठीक है, किसके लिए बताया जाता है? तो बोर्ड के लिए बताया जाता है। ठीक है, किसके लिए बताया जाता है? बोर्ड के लिए बताया जाता है। दूसरी बात कि ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक फ्रेमवर्क है। इंटरप्राइज गवर्नेंस जो होता है एक ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, जिसमें कई प्रकार के, इस फ्रेमवर्क में क्या क्या आएंगे? कई प्रकार के पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और स्टैंडर्ड, ठीक है, या फिर टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं, या फिर कई प्रकार के कोड्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसको आप कोड बोलते हो, ठीक है, या बेस्ट प्रैक्टिस बोल सकते हो। ये ओवरऑल फ्रेमवर्क में ये सारी चीजें आ जाती है। मतलब पूरे इंटरप्राइज के सारे काम को रिव्यू करने का मैकेनिज्म, मींस एंड मैकेनिज्म, इवैल्यूएट, डायरेक्ट और मॉनिटर करने का मींस एंड मैकेनिज्म, जिसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बोर्ड होता है। जैसा कि हम लोगों ने गवर्नेंस का मतलब में देखा था EDM, तो इवैल्यूएट डायरेक्शन सेट करता है, डायरेक्शन सेट। तो इस डायरेक्शन का कोई तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, कोई तो रिस्पॉन्सिबल जो है मैकेनिज्म होगा, मतलब आपका सुपरवाइजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की तो होगी। तो ये बोर्ड के बारे में बताया गया है। तो ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है जिसमें कई प्रकार के टूल्स एंड टेक्निक और बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसको आप कोड के नाम से भी बुलाते हो, वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी एक सिस्टम होता है। हर गवर्नेंस की तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक सिस्टम होता है। ये सिस्टम क्यों बनाया जाता है? शेयर होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर की जा सके। ठीक है, पहली बात, ये जो एक सिस्टम होता है, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर, स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर की जा सके और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो बना रहे। तो स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करने के लिए और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बने रहने के लिए और बिजनेस को सही दिशा में रखने के लिए, मतलब सेट ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? सेट ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको किसके लिए क्यों होता है ये सेट? ये जो डायरेक्शन और कंट्रोल का जो सेट बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है? स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर हो पाए, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेंटेन हो पाए। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस होता है। ये क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस होता है। ठीक है, एंटिटीज के लिए स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस होता है। ठीक है, ताकि उस पर एंटिटी पर, यानी कि उसके पूरे काम पर, हर एक प्रकार की एक्टिविटीज पर ओवरऑल कंट्रोल बना रहे, ओवरऑल कंट्रोल बना रहे उसके लिए। तो यहां पर भी हम लोगों ने देखा था स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करने के लिए और इंटरप्राइज का परफॉर्मेंस को इनहैंस करने के लिए। ठीक है, जो डायरेक्शन का जो भी सेट ऑफ डायरेक्शंस होता है और कंट्रोल होता है उसको हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। ये एक तरह का स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस होता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको फास्ट ट्रैक डिवीजन की वीडियो में बताया था कि क्या प्री रिक्विजिट होता है अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या चीजें पक्का से पक्का होनी चाहिए एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाने के लिए। तो यहां पर क्या होता है कि आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का जो है वो एक आपका क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब हर एक इंटरप्राइज के लिए जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होता है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका प्री रिक्विजिट नहीं होता, एक तरह से बोल सकते हो अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये सारी चीजें आपकी होनी जरूरी है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इंटरनल कंट्रोल आपका साउंड होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का आपका
टारगेट होना चाहिए, आपके पास क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल आपका अच्छा होना चाहिए, और जो कुछ भी आपको मॉनिटर करना है, सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी है, उसका अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, कि आपके डायरेक्शंस का या फिर आपकी जो बिजनेस है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके बाद आप लिख सकते हो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बोल सकते हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मैकेनिज्म होता है उससे किन किन लोगों के बीच में रिलेशनशिप बनता है। तो रिलेशनशिप के बारे में मतलब एक तरह से प्री डिफाइंड एंड मतलब आपका प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से और कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से और आपका सही तरीके से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, स्टेक होल्डर के बीच में, स्टेक होल्डर और बोर्ड के बीच में, और जो भी एक्सटर्नल इंटरनल लोग हैं उनके बीच में। मतलब आप जिस एंटरप्राइज के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल लोगों के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जाना। अब हम लोग बात करते हैं आईटी गवर्नेंस क्या होती है। आईटी गवर्नेंस आते के साथ ये आपको आरती की फोटो आनी चाहिए याद। इस लड़की का भी नाम मानो आरती है और ये भी आरती है, और ये कहानी मैं आगे चल के सुनाने वाला हूं, आरती की कहानी, जो कि आपको याद आएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं कि आईटी गवर्नेंस क्या होता है। ठीक है, तो आपको आईटी क्यों लगाते हो आप इंटरप्राइज में, ताकि स्टेक होल्डर लोगों को आईटी से वैल्यू डिलीवर हो पाए, आपका बिजनेस सही दिशा में चल पाए, आईटी से आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन हो पाए। तो यहां पर हम लोगों को क्या ध्यान देना है, स्टेक होल्डर लोगों के नीड को कैसे पूरा किया जाएगा। ठीक है, आईटी के यूज से किसके नीड को, स्टेक होल्डर लोगों के नीड्स को कैसे पूरा किया जाएगा आईटी के यूज से। ठीक है, वो सिस्टम जो होता है वो आईटी गवर्नेंस होता है, मतलब सही तरीके से इवैल्यूएट किया जा सके। ठीक है, आईटी से रिलेटेड ऑप्शन को अकॉर्डिंगली डायरेक्शन सेट किया जा सके आईटी से रिलेटेड, और उसका ठीक से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर किया जा सके। गवर्नेंस में ये तीन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएट, डायरेक्ट और उसके बाद मॉनिटर। तो आईटी से रिलेटेड स्टेक होल्डर लोगों को, किसको, स्टेक होल्डर लोगों का कैसे ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। ठीक है, तो स्टेक होल्डर लोगों का नीड्स कैसे पूरा होगा आईटी से, इसके लिए जो सिस्टम बैठाया जाता है उसको आईटी गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो मॉनिटर करने की जहां तक बात आती है, तो आपका आईटी का यूज से जो इफेक्टिवनेस है, अकाउंटेबिलिटी है और कंप्लाइंस है, आईटी से रिलेटेड जैसा कि आपको पता है कानून का कंप्लाइंस भी करना पड़ता है, तो आईटी की इफेक्टिवनेस बनी रहे, आईटी जो है आपका इंटीग्रिटी बनी रहे, इसको अकाउंटेबिलिटी बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लाइंस, जो भी आईटी का इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी और कंप्लाइंस है वो इंश्योर रहे। ठीक है, इसके लिए ये मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, ये एकदम सिमिलर टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। ठीक है, ये आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिमिलर होता है, लेकिन इसमें विशेष फोकस आईटी पर किया जाता है। विशेष फोकस कहां पर किया जाता है, आईटी पर फोकस किया जाता है। और जो आपका आईटी का यूज है, आईटी का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हमेशा बिजनेस ऑब्जेक्टिव की दिशा में अलाइन रहे, इसीलिए ये गवर्नेंस बड़े काम की चीज है, इसीलिए ये गवर्नेंस बनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिराइव्स एंड सेट आईटी गवर्नेंस। एक्सप्लेन करना है इस बात को। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, क्या रिलेशनशिप होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में और आईटी गवर्नेंस में। आईटी गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आखिर क्या रिश्ता होता है इन दोनों भाई बहन में, आईटी गवर्नेंस में और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या रिश्ता होता है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि आईटी जो होता है आज के डेट में की इनेबलर है। किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए आईटी जो होता है, किसी भी बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए वो की इनेबलर है। आईटी जो होता है वो आपका एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। ठीक है, अब हम इन रिश्ते की बात करते हैं। पहले आईटी की तारीफ कर दी पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या करना है, दूसरे पैराग्राफ में आईटी की तारीफ करने के बाद आपको रिलेशन बताना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ रिलेशन बताना है। तो सबसे पहली बात जो होती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, दो बातें होती है। ठीक है, एक तो स्ट्रैटेजी होता है और दूसरा परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, दो डायमेंशन अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दो डायमेंशन की चर्चा थोड़ी देर में हमारी होगी। तो ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है इसको अच्छे स्ट्रैटेजी के लिए, अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए क्या चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन इनपुट देता है,
इसको इंफॉर्मेशन इनपुट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को वो आईटी गवर्नेंस की वजह से ही सफलतापूर्वक मिल पाता है। ठीक है, आईटी जो होता है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंटीग्रल पार्ट है। आईटी जो होता है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या है, वो एक इंटीग्रल पार्ट है। आईटी जो होता है वो सबसेट है, सबसेट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ना केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इंटरप्राइज का भी आपका आईटी जो है, इंटरप्राइज गवर्नेंस का आईटी भी जो है वो सबसेट है, ये आप बोल सकते हो। तो इस तरह से छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके छोटे छोटे आंसर आपको स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं मेजर बेनिफिट अचीव्ड थ्रू प्रॉपर गवर्नेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या मेजर बेनिफिट होता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, गवर्नेंस से मेजर बेनिफिट क्या होता है, तो आप कुछ भी अपने मन से लिखोगे, और अगर अपने मन से लिखा तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए क्योंकि एटलीस्ट पॉइंट जो होता है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। जो इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग आपका पॉइंट्स एटलीस्ट होना चाहिए। वो डायरेक्शन कुछ भी फेकोलॉजी से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, कुछ भी फेंकने से काम नहीं चलने वाला है। तो मेजर बेनिफिट अचीव थ्रू प्रॉपर गवर्नेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, क्या क्या मेजर बेनिफिट होता है गवर्नेंस की वजह से, गवर्नेंस की वजह से। तो आपको ऋतिक रोशन के लक्ष्य मूवी की कहानी मैंने सुनाई थी, ऋतिक रोशन की लक्ष्य मूवी की कहानी मैंने सुनाई थी। ऋतिक रोशन, इस पिक्चर में क्या देखा था आपने कि ऋतिक रोशन के लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका कोई मिशन नहीं होता है। ठीक है, इस मिशन ना होने की वजह से उसका बिहेवियर भी अटपटा होता है। ठीक है, मतलब लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं, उसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती है, उसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन उसके लाइफ में जब प्रीति जिंटा आती है, ठीक है, तो वो उसको एक सही डायरेक्शन बताती है, उसको सही डायरेक्शन से इंटीग्रेट करवाती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसके लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, और लोगों के साथ जो बिहेवियर खराब होने के कारण उनका रिलेशनशिप गंदा था वो रिलेशनशिप अच्छा होता है, और लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलता है, और फाइनली जो होता है डिसीजन मेकिंग करके युद्ध को भी जीत जाता है। तो ये लक्ष्य मूवी में आपने कहानी देखी थी। आपको याद रखना है, मिशन एंड स्ट्रैटेजी, डिजायरेबल बिहेवियर, इंटीग्रिटी, डिस्क्राइब बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेट करना है आपको। क्या इंटीग्रेट करना है हम जानेंगे थोड़ी देर में। स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप एंड सेटिस्फैक्शन, और डिसीजन मेकिंग, ये सारे पॉइंट्स आपको किसी भी तरह करके एसोसिएशन मेथड से मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। अब इसको कैसे लक्ष्य मूवी के साथ कोरिलेट करते हो, एसोसिएट करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की मिशन एंड स्ट्रैटेजी के बारे में। मिशन एंड स्ट्रैटेजी, यहाँ पर आपका गवर्नेंस से पहला फायदा क्या होता है कि मिशन एंड स्ट्रैटेजी स्टेब्लिश होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मिशन एंड स्ट्रैटेजी स्टेब्लिश होता है। गवर्नेंस का पहला फायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। दूसरा फायदा क्या होता है भाई साहब, दूसरा फायदा होता है डिजायरेबल बिहेवियर। आईटी का इस्तेमाल से देखो, गवर्नेंस लगाओगे तो गवर्नेंस का से यह फायदा होगा कि आईटी से जैसा आप आउटपुट चाहते हो, आईटी आपकी सही दिशा में रहेगी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के दिशा में रहेगी। उसके बाद तीसरा क्या होता है, जितने भी बिजनेस प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो कोऑर्डिनेटेड और प्री डिफाइंड मैनर के, कोऑर्डिनेटेड और प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, प्रॉपर मैनर में इंटीग्रेट किए जाते हैं आपके बिजनेस प्रोसेस, ताकि आपका काम जो है स्मूथली चलता रहे। उसके बाद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किस चीज़ के बारे में, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो होता है स्टेबल होता है एक एक्सटेंट तक, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है स्टेबल होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत सारे जो स्टेबिलिटी ना होने के कारण जो लिमिटेशंस थे उससे ओवरकम हो पाएगा। उसके बाद क्या हुआ, रिलेशनशिप एंड सेटिस्फैक्शन, कस्टमर के साथ, बिजनेस में, और इंटरनल, ठीक है, मतलब इंटरनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रिलेशनशिप एंड सेटिस्फैक्शन बढ़ता है गवर्नेंस से। ठीक है, काफ़ी सबका जो है अपना रिलेशनशिप एंड सेटिस्फैक्शन आपसी में बढ़ता है, तालमेल बनता है अच्छा। उसके बाद लास्ट वाला डिसीजन मेकिंग, तो आईटी प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में ये डिसीजन मेकिंग बताया गया है। ठीक है, आईटी प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में इफेक्टिव और स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना जो है आपका बहुत अच्छा हो पाता है इस गवर्नेंस की वजह से। तो ये आईटी से रिलेटेड दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, आईटी से आपको जो आईटी का बिहेवियर है वो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव की दिशा में रहेगा, और आईटी के रिस्पेक्ट में डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छा हो पाएगा। मिशन स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, आपका मिशन और स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो सही दिशा में
में जाती है। गवर्नेंस का मतलब ही होता है, ठीक है। उसके बाद डिजायरेबल बिहेवियर आईटी के इस्तेमाल से, और आईटी वाला दूसरा पॉइंट डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका बिजनेस प्रोसेस जो होता है वो आपस में प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से कोऑर्डिनेटेड मैनर में कोऑर्डिनेट हो पाते हैं, इंटीग्रेट हो पाते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा के हिसाब से आप जैसा चाहते हो, यानी कि आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिसीजन मेकिंग सही हो और आपका परफॉर्मेंस जो है वो बना रहे, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। और फाइनली स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करना, यही सब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम लोग बात करते हैं टू मेजर डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। मतलब आपके जो गवर्नेंस होते हैं उसके दो मेजर डायमेंशंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। सॉरी, यहां पर गवर्नेंस के ही डायमेंशन है, कॉर्पोरेट की डायमेंशन नहीं है, यहां पर गवर्नेंस की डायमेंशन की ही बात हो रही है। अगर अच्छा है कि मुझसे मिस्टेक हुआ ताकि आपसे को कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लियर हो गया। फिर अभी ये गवर्नेंस के डायमेंशन है, ठीक है। अब तक मेरे मुंह से सॉरी, गलती से आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डायमेंशन निकल रहा था। गवर्नेंस के दो डायमेंशन होते हैं, ठीक है। गवर्नेंस के डायमेंशन क्यों बांटे जाते हैं, डायमेंशन में क्यों, आखिर क्यों डायमेंशन निकाले जाते हैं गवर्नेंस के? क्योंकि आपका जो गवर्नेंस है वो सही तरीके से इंटरप्राइज में आप इंप्लीमेंट कर पाओ और उसका इम्पैक्ट जो होता है उसका क्लियर आपका व्यू बना रहे। जो इम्पैक्ट क्या होगा, गवर्नेंस सही तरीके से आप लगाओगे तो उससे कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा और क्या क्या फायदे मिलेंगे, उसका क्लियर जो है व्यू मिलना चाहिए आपको, ठीक है। यानी कि स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस पर फोकस जो होता है वो करने के लिए गवर्नेंस को दो डायमेंशन में बांटा जा सकता है। पहला कन्फॉर्मेंस, जिसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बोलते हैं, और दूसरा परफॉर्मेंस, जिसको बिजनेस गवर्नेंस भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने अब तक आपको बोला था, गवर्नेंस के सिर्फ दो मकसद होते हैं। स्ट्रैटेजिकली जो है आपका स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा रहे, स्ट्रैटेजी, बिजनेस के स्ट्रैटेजी, ठीक है, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत अच्छा रहे, आपका परफॉर्म, तो फाइनली क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। तो आपका जो आपने जो पॉलिसीज वगैरह सब बनाते हो, ठीक है, जो भी कानून, जो भी नियम बनाते हो, नियम जो भी रूल बनाते हो, वो रूल या तो आपके ऊपर कानून इंपोज करता है या फिर अपने इंटरप्राइज के अंतर्गत विद इन इंटरप्राइज आप पॉलिसी, प्रिंसिपल, मेथड और स्टैंडर्ड बनाते हो, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका इंटरनल पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और स्टैंडर्ड बनाता है, और उसके बाद आप पर जो है आपका बिजनेस सही दिशा में लगा रहे, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए सरकार भी आपके कंपनीज एक्ट से, ठीक है, तो कभी सेबी एक्ट से या फिर कभी किसी भी लॉ के हिसाब से क्या करती है, आपको बोलती है कि भैया इन चीजों का पालन करो। जैसे कि आपको पता है कि ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद जो है स्टेक होल्डर लोगों की कमेटी होती है, वगैरह वगैरह, क्या क्या आपने लॉ वगैरह में पढ़ा होगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में आते हैं कन्फर्मेंस या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे अपनी चर्चा। ये कन्फर्मेंस तो नाम में ही लिखा है कन्फर्म, ठीक है, तो कन्फर्म करता है, किस चीज को कन्फर्म करता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को, ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कन्फर्म करता है। ओवरऑल हिस्टोरिक व्यू देता है, ये डायमेंशन जो होता है हिस्टोरिक व्यू देता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के एस्पेक्ट में, मतलब कंपनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, क्या क्या एग्रीमेंट था, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट थे, उसका कैसे कैसे पालन किया, कब कब क्या क्या पेनाल्टी लगी, उसका हिस्टोरिक व्यू जो है वो देता है, कंफर्म करता है आपके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के में। इसी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी आपकी ऑडिट कमेटी वगैरह सब बनाई जाती है कन्फॉर्मेंस एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए। तो हम लोगों ने देखा था इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर। तो कन्फॉर्मेंस एस्पेक्ट को, यानी कि जो आपका लीगल रिक्वायरमेंट है उसके एस्पेक्ट को इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, ऑडिट कमेटी वगैरह सब बनाई जाती है। यानी कि यहां पर एक ओवरसाइट मैकेनिज्म स्टेब्लिश किया जाता है, सुपरवाइजरी मैकेनिज्म स्टेब्लिश किया जाता है। ओवरसाइट मैकेनिज्म जिसको बोला गया है आपके स्टडी मटेरियल में, एक वर्ड यूज किया गया है ओवरसाइट मैकेनिज्म, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका मतलब आपका गवर्नेंस अच्छा रहे, ठीक है, इसलिए कानून आपको नहीं तोड़ना है और आपके नियमों का पालन, इंटरनल पॉलिसी हो या फिर एक्सटर्नल लीगल रिक्वायरमेंट हो, यहां पर एक्सटर्नल पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका कई प्रकार के एक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका सेबी ने लिस्टिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बोला गया है, या फिर यूएस वाला जो आपने एक्ट पढ़ा होगा ऑडिट में, सार्बेन्स ऑक्सिलरी एक्ट, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने एफटीआर में इन सब के बारे में काफी चर्चा करी हुई है। परफॉर्मेंस या फिर बिजनेस गवर्नेंस, ये क्या होता है? तो जैसा कि नाम से जाहिर है, ये परफॉर्मेंस कैसे होगा, यानी कि वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज जो होगी उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। मतलब ये
परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करता है, प्रोएक्टिव होता है परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में, फॉरवर्ड लुकिंग व्यू होता है, मतलब आपका फ्यूचर में जो है परफॉर्मेंस अच्छा बना रहे, आप जीतोगे। ठीक है, देखो ये दंगल की जो एक्ट्रेस थी, ठीक है, तो परफॉर्मेंस अच्छा बना रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जो परफॉर्मेंस अच्छा आपका कैसा बना रहेगा, आपका स्ट्रैटेजी जो है वो सही होनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कई सारे परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करने के लिए और परफॉर्मेंस को सही दिशा में रखने के लिए आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, मान लो कि बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में, बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड और ऐसे ही कुछ जो है टूल्स और टेक्निक का यहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह जैसे टूल्स एंड टेक्निक का यहां पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि आपके परफॉर्मेंस को मापा जा सके और जो आपने परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया था और जो एक्चुअल में आपका परफॉर्मेंस हुआ उसमें गैप जो है उसका आपको पता चल सके और गैप एनालिसिस कर सको आप। और गैप एनालिसिस करोगे तो क्या करोगे, सुधार करोगे, बेहतरीन जो है सुधार करोगे। तो मैंने परफॉर्मेंस या फिर बिजनेस गवर्नेंस में किस किस चीज पर फोकस करने के बारे में बोला, वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज, स्ट्रैटेजी पर, बैलेंस स्कोर कार्ड जैसे कई टाइप्स टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर गैप एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पर एक कमी क्या होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक ऑडिट कमेटी जो होती है आपका ओवरसाइट मैकेनिज्म स्टेब्लिश किया जाता था, लेकिन यहाँ पर कोई आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरह ओवरसाइट जो होता है सुपरवाइज करने के लिए कोई सुपरवाइजरी मैकेनिज्म यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं किया जाता है परफॉर्मेंस गवर्नेंस में। ठीक है, तो परफॉर्मेंस करने के लिए कोई कमिटी बनाने के लिए नहीं बोला गया स्पेशली कि भैया परफॉर्मेंस कमिटी नाम से भी एक कमिटी बना लो। ठीक है, किसी लॉ ने अब तक नहीं बोला है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द मेजर की प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस इन एन एंटरप्राइज। ये आपके एकदम रिसेंट एग्जाम नवंबर 16 में पूछा गया था। ठीक है, तो स्टेटस, ये स्टेटस वर्ड से मैंने एफटीआर की वीडियो में आपको ध्यान रखने के लिए बोला है। आईटी गवर्नेंस आता है तो आपके दिमाग में आरती आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है जब आईटी गवर्नेंस में आरती जब आई, ठीक है, उसमें अगर स्टेटस की बात आ गई, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि आप कराटे सीखना चाहते हो लेकिन आपको कराटे सिखाने वाला कोई नहीं है, आपको कराटे सिखाने वाला कोई नहीं। हाँ, ये जो स्टेटस आता है तो आपके दिमाग में ये जो एक और बात आनी चाहिए, या डिसीजन मेकिंग वर्ड याद आना चाहिए। मैंने एफटीआर की वीडियो में आपको बोला है स्टेटस वर्ड आते के साथ की प्रैक्टिसेस जो है ये टर्म इस चैप्टर में बहुत बार आएगा, जो कि की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, कभी की प्रैक्टिसेस, तो कंफ्यूज करेगा। इसलिए ऐसे ऐसे टर्म को आप फोकस करो जो एग्जाम में आपको रिकॉल करवाए, आपको याद दिलाए कि अच्छा ये है। तो यहां पर आईटी गवर्नेंस जो होता है उसके स्टेटस पर डिसीजन मेकिंग याद करना है। दूसरी कहानी हमारी क्या थी कि आपका स्टेटस इतना अच्छा है कि आपको कराटे सीखने के लिए कोई नहीं मिला तो आप रोबोट खरीद के ले आए। ये जो रोबोट जो था ये चाइनीज था, और चाइनीज लोग कैसे बोलते हैं, हूं हाउ 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 व्हाट ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को 3 कैटेगरी में बांटनी है, हु, ठीक है, उसके बाद हाउ और व्हाट। हाउ 3 बार आया है और व्हाट 2 बार आया है, और सारे रिस्पेक्ट में जो है डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स यहां पर आपको मिलेंगे। तो सम ऑफ द की प्रैक्टिसेस विच डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस इन द एंटरप्राइज आर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं हु के बारे में। यहां पर सवाल उठता है कि जो भी आईटी से रिलेटेड डिसीजन है, सबसे पहला जो होता है प्रैक्टिस, आईटी से रिलेटेड जो है आपको डिसाइड करना है कि मतलब आईटी से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है उसका डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का और एग्जीक्यूटिंग का पावर किसका रहेगा, कौन ओनर रहेगा। ठीक है, तो कौन लेगा डिसीजन आईटी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट करने का, कंट्रोल करने का और एग्जीक्यूट करने का। तो पहला प्रैक्टिस तो ये है कि ऐसा मैकेनिज्म आप एस्टेब्लिश करो। अब हम लोगों का ये हु वाला कैटेगरी फर्स्ट वाला खत्म होता है, अब हम लोग हाउ की बात करते हैं। तो पहला है कि कैसे डिसीजन लिया जाएगा, हाउ द डिसीजन आर मेड। दूसरी बात आती है कि अगर डिसीजन लेते वक्त में कुछ आपका कुछ गैप आ गया, अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ एक्सेप्शन आ गया, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला कि कैसे गवर्नेंस करना है। गवर्नेंस करना है मतलब जो रिजल्ट आएगा, जो आपका डिसीजन मेकिंग होगा उसके रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कैसे मॉनिटर किया जाएगा और कैसे इंप्रूव किया जाएगा। तो ये 3 बार आपका हाउ आ गया। अब व्हाट की बात करते हैं। व्हाट का मतलब कि आपको जब डिसीजन लेना है तो क्या इंफॉर्मेशन आपको लगेगा, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन। और उसके बाद दूसरे व्हाट की बात आती है कि व्हाट डिसीजन मेकिंग आर
मतलब आपका किस प्रकार का डिसीजन मेकिंग जो है आपका होना चाहिए पक्का से पक्का आईटी के रिस्पेक्ट में, किस प्रकार का डिसीजन मेकिंग पक्का से पक्का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट करा कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपनी चर्चा। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 1 के रिस्पेक्ट में।